बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ऐसा पानी जो इस्तेमाल के बाद घरों से, फैक्ट्रियों से या शहरों से जो निकलता है उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। एंड वाटर ट्रीटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड वाटर। ऐसे पानी से कंटेमिनेंट्स का निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ जो वो आपकी सेफ़र वाटर बॉडीज़ के पास वो पानी अगर जाएगा या उसमें इंट्रोड्यूस होगा तो वो पानी भी कंटेमिनेट हो जाता है। तो इसलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है और पानी को सेफ़र मूड के ऊपर ला करके उसको यानी सेफ़ बना के फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ज़रा जो वेस्ट वाटर है उस पानी को आपने डिसइंफेक्ट करना होता है बिफोर इंट्रोडक्शन टू द सेफ़ वाटर बॉडीज़। जिस तरह यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें जितने भी लाइफ लाइंस हैं जिनको रिवर्स कहते हैं या स्ट्रीम्स हैं, इनके अंदर जो शहरों का पानी है, क्वेश्चन ये है कि क्या वो ट्रीट होने के बाद उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है या वैसे हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये टेक्निक्स अपनाई हुई हैं कि वो वेस्ट वाटर को कभी भी ऐसे पानी के अंदर जो कि सेफ़ हो, जिस तरह स्ट्रीम है या रिवर है या कोई डैम है या इवन समंदर है, उसके अंदर उस वक्त तक उस पानी को, कंटेमिनेटेड वाटर को नहीं जाने देते जब तक वो ट्रीट ना हो जाए। वो ट्रीट होता है, उसमें से स्लज ज़्यादा हो जाता है और बाकी भी पानी 100% डिसइंफेक्ट होने के बाद इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं मिसिसिपी रिवर की देना चाहूँगा। मिसिसिपी रिवर जो है ये अमेरिकन स्टेट में से नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता हुआ एक दरिया है, बहुत बड़ा दरिया है दुनिया का। मिसिसिपी रिवर जो है ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में आके गिरता है और ये लगभग अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिका है उसकी सारी रियासतों को टच करता हुआ ये उस तकरीबन तमाम रियासतों के साथ उसका वो मतलब आप कह लें डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कैचमेंट एरिया बनता है। वो आके गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में गिरता है, लेकिन जब वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में पहुंचता है तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल नॉर्मल होती है। यानी किसी स्टेट का भी वेस्ट जो है वो उसके अंदर नहीं जाने दिया जाता। मेक श्योर किया जाता है कि जिस स्टेट का भी पानी जो है वो दरिया के अंदर जाएगा, दैट मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर इंट्रोडक्शन टू द रिवराइन सिस्टम। तो ये इस तरह का मेकानिज़म होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस नहीं है, बट आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए और समझना चाहिए कि वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट दी क्यों जाती है। तो ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंटेमिनेंट्स फ्राम द वेस्ट वाटर एंड हाउस होल्ड वाटर। जो भी घरों से पानी निकलेगा या फैक्ट्रियों से निकलेगा उसमें से कंटेमिनेंट्स को रिमूव करना होता है। इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तीन बड़े प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे और उनको यूज़ करते हुए हम लोग इसको डिसइंफेक्ट बना सकते हैं या नॉर्मल बना सकते हैं। किसको? वेस्ट वाटर को। टू रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स हम तीन ही मीडिया यूज़ करेंगे और तीन ही कंटेमिनेशंस। मैंने आपको पहले भी पानी के लेक्चर्स में ये बात बताई हुई है कि पानी की जो मेजर आलूदगियाँ हैं या उसकी कंटेमिनेशन है वो तीन तरह की होती है: फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। अच्छा, इन तीनों को एड्रेस करने के लिए जो हम मीन ऑफ रेमिडिएशन या उसकी रेडिकेशन यूज़ करते हैं, दोज आर आल्सो फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। यानी ट्रीटमेंट भी तीनों तरीक़ों से है। अगर प्रॉब्लम तीन तरह से है तो उसकी ट्रीटमेंट भी तीन तरह से है। सो इट्स objective is to produce an environmentally safe fluid waste stream and a solid waste stable for the disposal or reuse। इसका मकसद ये है कि हम एक सेफ़ पानी जो है वही सिर्फ इंट्रोड्यूस कर सकें और उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन मौजूद ना हो। सो इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं या सीवर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, इनकी अंदर तकरीबन सिमिलरिटी होती है। वो सिमिलरिटी ओवरऑल मैकेनिक्स में तो एक जैसी होती है, यानी उसका जो मैकेनिज़्म है ओवरऑल, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है या उसका साइज़ होता है इक्विपमेंट का वो डिफरेंट होता है। अब स्क्रीनिंग जो है ये एक ड्रिंकिंग वाटर जो प्लांट है उसके अंदर स्क्रीनिंग हम लोग ये करते हैं कि इनिशियली जो पानी किसी भी ओवरहेड टैंक से लेते हैं हम लोग, ये पीने के पानी की बात हो रही है, यानी उसकी भी तो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना। मैं आपको दोनों प्लांट्स का थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ।
कि ये हमारे इधर रोड साइड पे भी, शहरों में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। वो ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं होते, फिल्ट्रेशन प्लांट होते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट प्लांट्स के नज़दीक ही होते हैं। ट्रीटमेंट प्लांट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट दोज आर सिमिलर टू द फिल्ट्रेशन प्लांट। अब फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये हमारे रोड साइड जहाँ से लोग पानी भरते हैं, इसमें पहला काम स्क्रीनिंग ही होता है। स्क्रीनिंग ये होती है कि जब पानी रॉ मटेरियल आता है, उस प्लांट के अंदर दाखिल होता है, तो वो किसी बाहर वाले सोर्स से आ रहा होता है, किसी बोर होल से आ रहा होगा, ट्यूबवेल से आ रहा होगा, किसी ओवरहेड टैंक से जो ऑलरेडी किसी जगह से उसमें पानी ट्रांसपोर्ट किया गया वगैरह वगैरह। उस जो इनपुट है, उसकी जो पानी का अराइवल है, उसकी सबसे पहली स्टेज स्क्रीनिंग होती है। अच्छा, स्क्रीनिंग ये है कि उसमें हम लोग कार्बन और नेचुरल जो सैंड होती है, ग्रेवल्स होते हैं, उसका वॉश करते हैं। ये इसकी स्क्रीनिंग होती है ड्रिंकिंग वाटर में। लेकिन जो वेस्ट वाटर होता है, उसमें स्क्रीनिंग और तरह की होती है। उसमें स्क्रीनिंग ये है कि एक प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है। उसमें जो मतलब एक नदी पूरी बहती हुई वेस्ट वाटर की जा रही है, सपोज मीरपुर की बात करें तो यहाँ पर जितने भी ड्रेन हैं सारे डैम की तरफ जाते हैं। तो आप जिस जगह पर भी कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, पहले स्क्रीनिंग होगी। उस स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो फ्लोटिंग आइटम्स हैं, उसमें शॉपिंग बैग होगा, कोई पुराना जूता हो सकता है, कोई लकड़ी का पीस होगा, कोई प्लास्टिक की बॉटल तैरती हुई होगी, लाइक इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दैट मस्ट बी स्क्रीन आउट। उसके लिए हम लोग एक स्क्रीनिंग, एक हम आप कह लें बड़े साइज़ की जाली लगा देते हैं जो स्क्रीनिंग करती है वहाँ पर, यानी उन चीज़ों को आगे पानी के अंदर नहीं जाने देती, और बिग फ्लोटर आइटम्स जो हैं या फ्लोटिंग आइटम्स हैं वो वहाँ पर हैंग हो जाती हैं। यानी देखें, मैकेनिक्स सेम है। पीने वाले पानी में तो ज़ाहिर है पाइप से पानी आ रहा है, मेजर फ्लोटिंग आइटम्स नहीं होते, वेस्ट यानी सॉलिड वेस्ट टाइप चीज़, बट वेस्ट वाटर में होती हैं। वेस्ट वाटर में क्या होता है कि जब पानी को वेस्ट किया जाता है ड्रेन्स में, तो दीगर चीज़ें बाहर से उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक की बॉटल्स हो सकती हैं, शूज़ हो सकते हैं, रबर की चीज़ें हो सकती हैं, वुडन पीसेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह, कपड़े के पीसेस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो अब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, उसमें अगर बड़ी चीज़ें चली जाएंगी तो बाकी मैकेनिक्स ख़राब हो सकती है, चोक हो सकती है, इसलिए उसको स्क्रीन आउट किया जाता है। अच्छा, फिर है एरिएशन। एरिएशन जो होती है ये ड्रिंकिंग वाटर में नहीं होती, क्योंकि हमें ऑक्सीजन उसमें बेहतरीन होती है। उसमें बायोलॉजी को हमने वैसे भी ख़त्म करना था, कोई ऐसी हमें उसमें किसी तरह का ज़रूरत नहीं होती एरिएशन की। लेकिन जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनमें एरिएशन लाजमन होती है। एरिएशन इसलिए की जाती है कि वो गंदा पानी होता है, उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत कम होती है, उसमें माइक्रोबियल लाइफ को प्रमोट करने के लिए एरिएशन की जाती है, यानी डेलिब्रेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द वाटर, दैट पर्टिकुलर वाटर, वो जो उस प्लांट के अंदर पहुंच चुका है वेस्ट वाटर, उसको एरिएशन देना ज़रूरी होती है। यानी उसके अंदर हवा बाई प्रेशर दाखिल की जाती है, ताकि उसके अंदर जो माइक्रोब हैं वो सफोकेशन में होते हैं। एरोबिक जो माइक्रोब्स हैं उन्होंने डाइजेशन करनी होती है। बेसिकली वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए एनर्जाइज इनएरोबिकली भी होती है डाइजेशन, लेकिन एरोबिकली हम कर रहे होते हैं, तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन की प्लेंटी चाहिए होती है, एंड दैट इज़ अवेलेबल ओनली ड्यू टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन ड्यू टू एनी मैकेनिकल मीन। हम लोग किसी भी मैकेनिकल मीन को यूज़ करते हुए उसके अंदर ऑक्सीजन इनकॉर्पोरेट करते हैं, दैट इज़ एरिएशन। देन फ्लक्चुएशन इज़ अ सिमिलर प्रोसेस दैट इज़ also carried out in the waste water. फ्लक्चुएशन और सेडिमेंटेशन जो है, फ्लक्चुएशन तो की जाती है उस टोटली उसके अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर। अब सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें भी किसी हद तक हम लोग करते हैं। वो सेडिमेंटेशन इस तरह से होती है कि पानी के अंदर जो पीने वाला पानी है, इसमें ज़्यादातर डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल, रेत वगैरह या इस तरह की चीज़ कोई आ सकती है, काई के पीसेस, कोई एल्गल या फंगल रेजिड्यू आ जाते हैं। वो कार्बन और जो सैंड की वेजल्स होती हैं इनिशियली लगी हुई, उनके ऊपर सेटलमेंट हो जाती है उसकी बाय ग्रेविटी, और वो चूँकि उस मीडिया से गुजर नहीं सकती। और उन प्लांट्स के अंदर एक बैक वाश मैकेनिज़्म होता है, उसको रिवर्स चलाया जाता है, तो पानी नीचे से ऊपर जाता है, तो जो लेयर डेवलप होती रहती है वो ड्रेन आउट हो जाती है। लेकिन इधर जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें सेडिमेंटेशन एक बहुत बड़ी जॉब होती है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि जो हैवियर पार्टिकल हैं, ऑर्गेनिक डेड मैटर है, वो बाई ग्रेविटी सेटल होता रहता है।
अब वो जब सेटल होगा दैट विल प्रोड्यूस अ स्लज। अब जो स्लज होगा वो एक अच्छा खासा एक लीचेट तैयार होता है और काफ़ी मकदार में होता है, ठीक है। उसको आगे हम फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्लज के ऊपर एक पूरा अलग से लेक्चर होगा। तो सेडिमेंटेशन यहाँ पर जो होती है वो आइसोलेट करती है पानी से डेड ऑर्गेनिक मैटर को ड्यू टू देयर हैवियर नेचर, और बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होती है, सेटलमेंट उनकी हो जाती है। देन फिल्ट्रेशन है, जो फिल्टर हमारे अपने पीने के पानी के जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनमें मैंने आपको बताया कि उसको वो बेसिकली होते फिल्ट्रेशन प्लांट है जो पीने के हमारे प्लांट इधर लगे हुए हैं शहरों के अंदर। तो इसमें ये होता है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगाया जाता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर भी होता है, ड्रिंकिंग वाटर के अंदर भी होता है। वेस्ट वाटर में जो फिल्ट्रेशन है और ये जो पीने के पानी की फिल्ट्रेशन है आलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन जो पीने का पानी है इसमें हम कॉटरेजेस यूज़ करते हैं। कॉटरेजेस जो होती है वो मुख्तलिफ लाइक 10 माइक्रोन मीटर के और 5 माइक्रोन मीटर के होंगे, और उसमें पहली स्टेज पे बड़े माइक्रोन के यानी 10 माइक्रोन मीटर का लगाया जाता है और बाद में 5 माइक्रोन। ये हाउसिंग स्कीम्स लगाई जाती हैं बेसिकली। कार्बन के बाद 10 माइक्रोन मीटर की लगाई जाती है, और जो सैंड के बाद 10 माइक्रोन की और कार्बन के बाद 5 माइक्रोन की हम लोग हाउसिंग स्कीम लगाते हैं। और उसको हम कहते हैं कॉटरेजेस, ठीक है। वो कॉटरेजेस लगाए जाते हैं ये जो पीने के पानी के हैं, लेकिन उसमें जो फिल्ट्रेशन है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, अभी हम उसका डायग्राम में भी देखेंगे वेस्ट वाटर के अंदर। देन डिसइंफेक्शन है। डिसइंफेक्शन ये होता है कि माइक्रोबियल लाइफ जो है या बायोलॉजिकल प्रेजेंस जो है पानी के अंदर उसको ख़त्म करना, उसकी किलिंग करना। इसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर अपनी तरह के मेथड है, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ होते हैं, और जो पीने के पानी है उसमें भी मुख्तलिफ मेथड यूज़ होते हैं। इसमें ओजोनाइजेशन होती है, यानी ओजोन को इनकॉर्पोरेट करना, क्लोरीनेशन किया जाना, या यूवी लैंप यूज़ किए जाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज़ किया जाता है। तो इन तरीक़ों से डिसइंफेक्शन की जाती है। देन सॉफ्टनिंग होती है कि पानी को अपने नॉर्मल हार्डनेस पे लाना, कि उसके अंदर TDS ज़्यादा ना हो, उसकी हार्डनेस ज़्यादा ना हो, ये हमने चेक करना होता है। देन दैट पर्टिकुलर वाटर विल बी रिलीज इनटू द सेफ वाटर बॉडीज़, किसी रिवराइन सिस्टम के अंदर या जो सेफ पानी ऑलरेडी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये किसी भी ज़िम्मेदार नेशन की ज़िम्मेदारी में आता है। जो कौमें ऐसा नहीं करती वो गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती हैं। देखना ये होता है कि अगर हम सोफिस्टिकेटेड रोड्स, सोफिस्टिकेटेड मैनर्स में सिटीज़ डेवलप करते हैं, वी शुड आल्सो इंस्टॉल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। कि हम एक तरफ तो इतनी शाहाना लाइफ को गुजार रहे होते हैं, बड़े बड़े अच्छे शहर बनाते हैं, लेकिन उन्हीं शहरों का वेस्ट वाटर जो है ये बहुत बड़ी एक इन्वायरमेंटल डैमेज है, और बहुत बड़ा एक कह लें कि एस्थेटिकली भी ये बहुत बुरी चीज़ है। एक अब्यूज़ है कि हम लोग उस पानी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के अंदर, और वो जो सेफ वाटर इकोसिस्टम्स है हमारे रिवर्स की सूरत में हैं, डैम्स की सूरत में है, वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, और वहाँ का जो बायोटा है, एक्वेटिक लाइफ है, वो बुरी तरह मुतासर होती है, और वहाँ से इन्फेक्शन थ्रू फूड चैन इवन इंसान तक भी आना शुरू होती है। अच्छा जी, नो इट्स अबाउट स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज़ डन टू कैरी आउट द रिमूव ऑफ हैवी सस्पेंडेड सॉलिड फ्रॉम द वाटर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्लांट्स हो गए, स्टोन्स हो गए, एनिमल रेजिड्यूज हो गए, ट्रीज़ हो गए, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको प्राइमरीली रोकना जो होता है दैट इज़ स्क्रीनिंग। सो स्क्रीनिंग इज़ जनरली adapted for the treatment of surface water. So screening is done with the help of coarse screen and fine screen. coarse होती है यानी थोड़े बड़े साइज़ की, और फाइन जो है ये इंतहाई छोटे साइज़ की। ये दोनों स्क्रीनें यूज़ करते हुए हम जो फ्लोटिंग आइटम्स हैं या जो भी पानी के अंदर इस तरह के प्लांट्स के रेजिड्यूज़ हैं, छोटे मोटे पत्थर आ सकते हैं, एनिमल्स के रेजिड्यूज़ हैं, डेड बॉडीज़ हो सकती हैं, ट्रीज़ के रेजिड्यूज़ या पार्ट्स हो सकते हैं, तो उनको स्क्रीन आउट किया जाता है। देन फ्लोकुलेशन, it is the process in which naturalized particles are in contact with each other so as the promote their resulting increase in size. तो वो क्या होता है कि जब ये आपस में चीज़ें मिलती हैं तो वो एक तरह से अपने साइज़ में बढ़ती हैं, उस वजह से उनको कैप्चर करना, सेटल करना, ये उनका सेडिमेंट होना बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ईजियर हो जाता है। Then sedimentation. Sedimentation is the process removes suspended particles from the water which could be removed
इनटू द स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में से जो आगे निकल जाता है मटेरियल दैट मस्ट बी सेटल्ड ऑन, वो बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी हैवियर होने की वजह से सेडिमेंट हो जाता है और उसको एक टैंक में अलाउ किया जाता है। जिस तरह ये आपको एक टैंक नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पानी कुछ देर के लिए खड़ा होता है, जब खड़ा होगा तो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है हैवियर है दैट विल सेटल डाउन एंड दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सो एरिएशन, एरिएशन आपको नज़र आ रही है कि एरिएशन किस तरह से की जाती है कि ये देखें एक वाटर टैंक है बड़ा सारा, इसके अंदर मैकेनिकली पानी को हिलाया जा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच वाटर ऑफ what intimate contact of air, it removes undesired gas like carbon dioxide, hydrogen sulfide, it removes undesirable organic matter। तो अनडिज़ायरेबल ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब के ज़रिए ही रिमूव होगा और उन माइक्रोब्स को जब ऑक्सीजन मिलेगी दे विल रिमूव द अनडिज़ायरेबल मटेरियल। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो थ्रू एरिएशन डिकम्पोज हो जाएगा। ये एक प्राइमरी सेडिमेंट टैंक और स्लज रिमूवल की तस्वीर है ये, यानी एक पार्ट है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का। तो इसके अंदर देखें कि जब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है वेस्ट तो उसमें स्लज नीचे की तरफ देखें अगर आप तो स्लज कलेक्टिंग ट्रॉफ बनी हुई है, उस ये बेसिकली इसके बेस पे लगाई जाती है जहाँ पर बाई ग्रेविटी, यानी आप कह लें इस वाटर के अंदर एक जो टैंक है उसके नीचे एक चैनल बनाया होता है और जिसकी एक आउटलेट होती है। जितना भी स्लज होगा वो उसके अंदर सबसे पहले बाई ग्रेविटी सेटलमेंट उसकी होगी, सेटल डाउन हो जाएगा और वहाँ से वो एक स्लज की जो आउटलेट पाइप होगा उसमें एक तरफ निकल जाता है। बाकी जो पानी होगा ये आगे की तरफ मूव करता है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा। तो प्राइमरी लेवल पे भी और सेकेंडरी लेवल पे भी ये दो तरीक़ों से, अभी तो ये प्राइमरी स्टेज पे नज़र आ रहा है, स्लज को दो जगहों से प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज पे भी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज के ऊपर भी सेपरेट किया जाता है। और ये स्लज जो है ये फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं, क्योंकि स्लज के अंदर बेशुमार ऑर्गेनिक मैटर होता है दैट मस्ट बी ट्रीटेड प्रॉपरली एंड दैट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली। तो वो हम अलग से देखेंगे बाद में कि ये किधर जाएगा। इसको आपने यहाँ पर ही छोड़ना है, स्लज को भूल जाना है, हम बाकी प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। देन फिर फिल्ट्रेशन आती है। इट इज़ कैरी आउट फॉर द रिमूव ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड फ्लो फ्रॉम द वाटर। अब जो सेडिमेंटेशन के बाद उसके अंदर अभी भी फाइन पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अभी भी पानी के अंदर मौजूद हैं। तो उस वक्त हम ये लोग हम ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। दिस फिल्ट्रेशन आल्सो रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिनरल्स फ्राम द वाटर। इसमें छोटी छोटी जो फाइन टाइप की चीज़ें हैं जिस तरह मैंने आपको बताई हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर जो अभी रह गया इसके अंदर, वो इसके ज़रिए रिमूव हो जाएगा। ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, फिज़िकल ट्रीटमेंट है, केमिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अब फिज़िकल ट्रीटमेंट जो इसके लिए फ़िज़िकल यूनिट लगाया जाता है और केमिकल के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल के लिए बायोलॉजिकल। अब जो फिज़िकल ट्रीटमेंट है ये स्क्रीनिंग करता है। इसके अलावा ग्रिड चैम्बर इसके अंदर मौजूद होता है और क्लैरिफायर्स होते हैं। दैन केमिकल ट्रीटमेंट के अंदर केमिकल रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर थिकनिंग फाइबर यूज़ किए जाते हैं वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना, आप कह लें कि हम लोग बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे मुख्तलिफ मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि माइक्रोब्स को इससे डील किया जा सके। और ये सॉरी, टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ रिमूव जो हैं, फिज़िकल ट्रीटमेंट के अंदर लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल रिमूव होते हैं, केमिकल के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म ऑफ केमिकल्स रिमूव होती है और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में डिज़ोल्व ऑर्गेनिक मैटर या माइक्रोब ट्रीट होते हैं। ये ओवरऑल जो चार्ट है ये आपको गाइड करता है कि इन तीन ट्रीटमेंट में टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या है, यूनिट किस तरह का यूज़ होगा और टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वगैरह वगैरह। So what is softening? Softening is the done in order to carry out the remove of the hardness from the water. याद रखें कि पानी
समटाइम कैल्शियम और मैग्नीशियम की ज़्यादती की वजह से हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर आपने केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा ना कि हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर वो पानी होता है जिससे झाग नहीं बनती, कपड़े नहीं धुलते, साबुन नहीं जिस्म से उतरता वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसकी WHO की जो रिकमेंडेड लिमिट्स हैं उसके मुताबिक या बिलो हो तो उस पानी को हम सॉफ्ट कहते हैं, अगर वो ज़्यादा हो तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो हार्ड वाटर भी अगर आप इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें ऐसे वाटर बॉडीज़ के अंदर तो भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो पानी नॉर्मल होता है दरियाओं का, तो उसके अंदर हमने हार्ड वाटर इंट्रोड्यूस नहीं करना होता, उसकी सॉफ्टनिंग लाजमन हमें करनी पड़ती है। ये इसके साथ ही लिंक है सीवेज पोल्यूशन। सो व्हाट इज़ ये इसी की कंटिन्यूटी है, कोई अलग से नहीं है, बीच में वैसे वो ब्रेक इसकी आ गई थी। सो पोल्यूशन इन द is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. Pollution can take the form of chemical substances or energies such as noise, heat or light. ये भी वो पोल्यूशन की जनरल बात हो रही है जिसमें से हमने वेस्ट वाटर पोल्यूशन को सेपरेट किया है। इसमें ये वेस्ट वाटर पोल्यूशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हम वेस्ट वाटर पोल्यूशन को इस तरह से लेते हैं कि शहरों के अंदर, जिस तरह मैंने आपको मीरपुर की एग्जांपल दी है कि when pollutants are discharged directly into the water bodies such as rivers, lakes or seas. So it also occur when air and land pollutants are blown by wind or washed by rain into the water bodies. सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं बल्कि जब बारिशें होती हैं तो भी ये वेस्ट क्या होता है, इन साफ नदी नालों के अंदर पहुंच जाता है। सो अर्बन सेटलमेंट्स डिस्चार्ज मैनी फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो शहरी आबादियाँ हैं वो एक बड़ी वैरायटी पोल्यूटेंट्स की इस पानी के अंदर डिस्चार्ज करती है। किसमें? इन द कैनाल्स, नहरों के अंदर, ड्रेन्स, नाला के अंदर, एंड सीवर पाइपलाइन पाइप्स, जो सीवर के जो पाइप्स या ड्रेनेज सिस्टम होता है वो वाला उसमें, विच इवेंचुअली फाइंड देयर वे इनटू द रिवर्स एंड द सीज। वो अल्टीमेटली दरियाओं तक या समुद्रों तक पहुंच जाता है। तो सोर्सेज ऑफ पोल्यूटेंट्स इंक्लूड द फैक्ट्रीज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। अच्छा, एक तो फैक्ट्रीज होती हैं, समटाइम्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपने लगा दिया है और उसके भी आगे जो प्रॉपर उसकी फाइनल जो अपने प्रोडक्शन है पानी की, वो अगर ट्रीटेड फाइनली नहीं है तो वो भी दोबारा किसी पानी में नहीं डालनी होती। सो रन ऑफ द केमिकल्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्लांटेशंस एंड द लाइफ स्टॉक फार्म। अच्छा, इसमें जो लाइफ स्टॉक फार्म हमारे यहाँ तो चूँकि हिली ट्रेन है इतने लाइफ स्टॉक फार्म नहीं है, लेकिन जहाँ पर लाइफ स्टॉक फार्म होते हैं यानी जानवरों को रखा जाता है, एनिमल यार्ड्स वगैरह, वहाँ से भी बेशुमार कंटेमिनेशन पानी के अंदर चली जाती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड बज़ाहिर तो ये लगता है कि जी उसमें तो सब्ज़ा है और बड़ी प्यारी फसल लगी हुई है, इसमें से क्या जा सकता है? वो बहुत ख़तरनाक पोल्यूशन होती है जिसको हम ऑर्गेनिक पोल्यूशन कहते हैं। नाइट्रोजीनियस खादें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, वो वेस्ट हो सकता है, यानी वो रेजिड्यू जो होता है। या हम लोग बाज़ उन फसलों की प्रोटेक्शन के लिए, बेटर यील्ड के लिए सब टाइम हम कुछ स्प्रे करते हैं, जिस तरह DDT है या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड हम कुछ स्प्रे कर देते हैं, वो रेजिड्यू वहाँ पर होता है। वो एग्रीकल्चरल लैंड में से रन ऑफ के ज़रिए, पानी के ज़रिए, पानी इन नालियों के अंदर, इन नालाज के अंदर और स्ट्रीम से होता हुआ समुद्र तक चला जाता है। सो इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज में, सीवेज refers to solid or liquid waste that is produced by household industries. It contains human waste, detergents and chemicals. When untreated, sewage is discharged into the rivers and seas, water pollution occurs. So a sign warns people that river is polluted with sewage. ये अगर इस तरह का साइन किसी जगह पर मौजूद हो तो इसका मतलब है कि ये रिवर या ये दरिया जो है ये पोल्यूटेड है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस तरह कभी कभी कोई साइन नहीं देखा गया, ना बताया गया कि ये साइन किस चीज़ का है और क्यों है। सो ओरिजिन ऑफ सीवेज। सीवेज इज़ जनरेटेड बाय रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल अदारों के अंदर, जिस तरह ये यूनिवर्सिटी का अदारा है या हॉस्पिटल एक अदारा हो सकता है, MDA अदारा है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं। कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, कमर्शियल होती हैं जो तजारती मराकज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल जो सनती मराकज़ होते हैं। इन जगहों से क्या होता है, हमेशा सीवेज जनरेट होता है।
या फिर मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल लैंड भी हो सकती है, एनिमल यार्ड्स भी हो सकते हैं वगैरह वगैरह. So it includes household wastewater from toilets, baths, showers, kitchens, sinks, and so forth. It is disposed of via sewers. In many areas, sewage also includes liquid waste from industries and commerce. So sludge is applied to wastewater which does not contain human excreta. Wastewater from bathroom and kitchen. Sludge is wastewater from the household sinks, showers and bath, but not waste liquid or excreta from the toilets. So these are the causes of sewage pollution, like domestic sewage. It is wastewater generated from household activities. Sewage also includes liquid waste from industries and commerce. Commerce का मीन होता है जो तजारती मराकज़ होते हैं. So domestic sewage water contains organic materials. Organic materials वो वाला material होता है that can be decomposed by the microbial activity, and inorganic material which can't decomposed by the microbial activities, uh, or does not decomposed. So inorganic materials such as phosphate and nitrate. इसके अलावा heavy metals भी इसमें आ सकते हैं. Then organic from food and vegetables, and inorganic from soap and detergents. So improper landfill of wastewater is the main reason behind pollution. What will be the possible effect of sewage pollution? It will spread the different type of diseases like pathogenic microorganisms enter in the water system through the sewage, and the bacteria and the viruses may cause malaria and typhoid type of diseases. So what is biological oxygen demand? Biological oxygen demand increases through sewage water pollution. ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए ख़ास मकदार में हल शुदा ऑक्सीजन उस पानी के अंदर मौजूद होनी चाहिए. तो अगर वो ऑक्सीजन कम होती है तो एनिमल की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ होती जाती है. तो जितना पानी साफ़ होगा उतनी डिमांड कम होगी, जितना पानी कंटेमिनेट होगा उतनी ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है. सो BOD इज़ अ मेजर ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. हायर द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोर polluted is the water. So these are the possible effect that we can experience, that wastewater and the sewage from various sources may carry pathogenic organisms that can transmit disease to the humans and other animals. So sewage also contains organic matter that can cause odor and nuisance problem for the receiving water bodies. Receiving water bodies में जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो those water bodies may be dam, rivers or riverine system, and can lead to the ecotoxicity. Also there is an economic loss, and sewage discharge in the water bodies make it unfit for agriculture and drinking purpose. इसके 3 बड़े नुकसान होंगे जब इस तरह का पानी उन दरियाओं में या समंदरों में जाएगा. तो क्या होगा? इकोनॉमिक लॉस होगा. इकोनॉमिक लॉस ये है कि हमारी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिशरीज़ की एक्टिविटीज़ हैं या समंदर के अंदर मैरीन एक्टिविटी होती है, मैरीन फूड होता है, वो इम्पैक्ट हो जाता है. अभी पिछले दिन में कराची में देखे ना कि बेशुमार मछलियाँ साहिल पे मर गई थी और एक बहुत ज़्यादा शोर मचा जी कि इतनी ज़्यादा मछलियाँ कैसे मर गई हैं. वो ये हुआ था कि शहर का एक ड्रेन टॉक्सिक पानी लेके समंदर में जा रहा था और उसमें नियर बाय जो मछलियाँ थी वो मर गई. इसको हम इकोनॉमिक लॉस कहते हैं. एंड द वाटर बॉडी मेक इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर. दूसरा नुकसान ये है कि एग्रीकल्चर के लिए भी उस तरह का पानी नुकसानदेह होगा, क्योंकि उस पानी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट और कंटेमिनेंट्स हैं. वो जब ज़मीन के अंदर सेटल डाउन होते हैं तो एग्रीकल्चरल जो आइटम्स हैं, मुख्तलिफ फसलें होंगी, वो वहाँ से बायोकमुलेट कर सकती हैं अपने अंदर. बायोकमुलेट हो जाएंगी तो वो बायो मैग्नीफाई भी होके आगे फूड चेन में ट्रैवल कर सकती हैं. और ड्रिंकिंग जो पानी होगा वो भी हमारा उसकी क्वालिटी बुरी तरह डिटेरियोरेट हो जाएगी और वो पानी ड्रिंकेबल नहीं रहेगा, वो पीने के काबिल नहीं रहेगा. ये 3 बड़े नुकसान हो जाते हैं. तो वो फिर क्या हुआ, वो
वेस्ट वाटर जो होता है वो मुकम्मल वेस्ट ही हो जाता है, उसको हम आगे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, बल्कि वो इन्वायरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाता है, नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। So we should note that ecotoxicity is the subject of study of the field of ecotoxicology, which refers to the potential for biological, chemical, or physical stressors to affect ecosystems. So sewage contaminated water causes eutrophication. यूट्रोफिकेशन के हवाले से मेरे ख्याल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रेंट्स इन अ वाटर बॉडीज़। किसी पानी के अंदर अगर न्यूट्रेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा जाएँ तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा अल्गल ब्लूम होगा, या वहाँ पर जो प्लैंकटन जो हैं फाइटोप्लैंकटन, वो उस एल्गल ब्लूम की वजह से मरना शुरू हो जाएंगे, चूँकि सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ओवर पॉपुलेशन ऑफ एलजी जो है दैट विल प्रोहिबिट द लाइट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट ऑफ सन। तो क्या होता है, जो बेंथिक प्लांट हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं लाइट की कमी की वजह से। वहाँ पर फिर जब प्लांट्स डेड होंगे तो आपको पता है कि वहाँ पर हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट होगी, चूँकि माइक्रोब जो है वो उन मरे हुए पौधों को डाइजेस्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे उनकी। उस बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है और वहाँ पर जो क्रिटिक लाइफ है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बचती, दैट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो है ये हमेशा गंदी जगहों पे, जहाँ पर पानी की क्वालिटी बुरी हो जाती है या पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़ाहिर गंदे पानी के अंदर ही होते हैं, नाइट्रेट, फास्फेट, नाइट्रोजीनियस मटेरियल जब जाता है तो वहाँ पर अल्गिल ब्लूम ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर जो ओलिगोट्रॉफिक स्टेटस है वो ख़त्म हो जाता है, यानी प्योर सिस्टम जो होता है दैट इज़ ओलिगोट्रॉफिक, वो ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर यूट्रॉफिक स्टेटस डेवलप होगा और वहाँ पर फिर क्या होता है कि हर चीज़ वहाँ से या तो मूव कर देगी क्रिटिक लाइफ, या फिर सफोकेशन में चली जाएगी, या फिर उसकी डेथ हो जाएगी। सो विच इज़ द इंक्रीज इन concentration of chemical elements required for life. These are the major water pollutants. Oxygen demanding waste होता है, that is domestic sewage, animal manure, some industrial waste. ये ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है। इसके लिए क्या होता है कि डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, एनिमल मैन्योर जो जानवरों का फुजला वगैरह है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो वेस्ट निकलता है मोस्टली वो ऑर्गेनिक होता है। उसकी डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की प्रोविजन साथ साथ ज़रूरत है, क्योंकि माइक्रोब जब उसको डिग्रेड करते हैं तो ऑक्सीजन डिमांड उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, एरिएशन नहीं हो रही, तो ये न्यूजेंस काज कर सकता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। यानी डिजीज़ काजिंग एजेंट पानी के अंदर जो मौजूद हो सकते हैं, दोज में भी बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और वायरसेस हो सकते हैं। ये पानी के अंदर ईजीली अवेलेबल हो सकते हैं, जो मेजर प्लूटेंट के तौर पे समझे जाते हैं। पानी तो इवन आप किसी टैप के अंदर से लें या इंतहाई जो आप समझते हैं कि सेफ कंटेनर है, उसके अंदर भी कोलाई और ऐसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यानी बैक्टीरिया आर अवेलेबल एंड प्रेजेंट एवरीवेयर। इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। देन इनऑर्गेनिक वेस्ट एंड मिनरल्स, इसमें एसिड्स हो सकते हैं, सोल्ट्स हो सकते हैं, टॉक्सिक मेटल्स हो सकती हैं, ये कॉमनली पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स में जिस तरह अक्सर एग्रीकल्चर की जब बात होती है तो पेस्टिसाइड का जिक्र ज़रूर आता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, डिजनरेटिव्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल वगैरह हो सकते हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट के अंदर नाइट्रेट्स और फास्फेट्स और फर्टिलाइजर्स वगैरह आ सकते हैं। सेडिमेंट्स, जो पोल्यूशन इसके अंदर होगी उसके अंदर क्या हो सकता है, सॉइल्स हो सकती हैं, सिल्ट हो सकती है। सॉइल और सिल्ट में क्या फ़र्क है, सॉइल्स मेजर पार्टिकल होते हैं, सिल्ट मैश और इंतहाई फाइन फॉर्म में जो होती हैं वो, एंड अदर सॉलिड्स फ्राम लैंड इरोजन। अदर सॉलिड में कोई भी जो बड़ी चीज़ है या सैंड पार्टिकल है, मेजर सैंड या ग्रेवल्स वगैरह, वो आ सकती है। देन हीट हो सकती है। इंडस्ट्रियल एंड पावर प्लांट कूलिंग, ये हीट की जो पोल्यूशन है दैट इज़ थर्मल पोल्यूशन। ये अक्सर इतना इसको लोग नहीं डिस्कस करते या पता नहीं होती। हमारे यहाँ इसका इतना इम्पैक्ट इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है। सिर्फ मंगला की साइड पे इस तक इंडस्ट्री हैं जो बिल्कुल नहर के ऊपर लगी हुई हैं,
और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर वहाँ पर कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जिसके अंदर से इंतहाई गर्म पानी निकलता है, सम टाइम कुछ ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं जिनके अंदर पानी जो है वो मुख्तलिफ चैम्बर से होता हुआ, मशीनरी से होता हुआ उसको वेस्ट किया जाता है, और उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स से वो खोलता हुआ पानी बाहर निकल के जा रहा है, उस पानी का टेम्परेचर 80 या 90 सेल्सियस है या 100 तक है, या इवन आप 50 से भी ज़्यादा कर लें, इतना तो नॉर्मल होता है पानी जो फैक्ट्री से निकलता है। वो गर्म पानी जब एक ऐसे इकोसिस्टम के अंदर दाखिल होगा, सपोज एक नहर है साथ ही या दरिया जा रहा है, उसकी तो अपना एक टेम्परेचर है, वो 15 to 20 यूजुअली टेम्परेचर होता है, या बहुत ज़्यादा हो जाए पानी का टेम्परेचर 22-23 तक जाता है इन वाटर बॉडीज़ का। तो जिसके अंदर सपोज नहर का पानी है 20 सेल्सियस, और जो फैक्ट्री से पानी निकल के आया उसका टेम्परेचर था 90 सेल्सियस, तो देखें कि क्या होगा। दैट इज़ थर्मल पोल्यूशन। वो जो हीट इनकॉर्पोरेट होगी उस पानी के अंदर, वो वहाँ पर इंतहाई ज़्यादा बगाड़ पैदा करेगी, ख़ास जोन तक वो क्या करेगी, वहाँ की एक्वेटिक लाइफ को, फ्लोरल फानल लाइफ को बुरी तरह मुतासर कर देगी। तो ये सारी जो 7 अक़साम हैं, बेसिकली ये मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स हैं जो उस ट्रीटमेंट के ज़रिए हमने मैनेज करने होते हैं, हमने देखना होता है कि या हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा एड्रेसेबल है। सम टाइम वेस्ट वाटर में हीट का इशू नहीं होता, लेकिन बाकी होते हैं। तो हमें कुछ जगहों पे हीट का भी इशू आता है कि अगर हीट भी आ रही है, पानी बहुत गर्म है, तो वी शुड अडॉप्ट सर्टन टेक्निक्स टू एरेडिकेट द हीट प्रॉब्लम। हमें वो देखना होगा कि हमें हीट को कैसे एड्रेस करके उस प्लांट में हमें चिलर्स या ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करनी होती हैं जो कि पानी को नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के बाद इंट्रोड्यूस कर सकें। तो ये ओवरऑल मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स की लिस्ट थी। ये देखें ड्राई और वेट वेदर के अंदर कुछ इमेजेस बताई गई हैं कि किस तरह की सिचुएशन होती है कि डाउन स्ट्रीम या ड्रेन्स के अंदर किस तरह से चीज़ें पहुंचती हैं। वैसे एक इमेजनरी सा इसका एलुजन है। ये एक चार्ट है कि मेजर सीवर लाइंस built some sand-free सीवर लाइंस सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टॉर्म। इसमें भी ग्राफिकली दिखाया गया है कि किस तरह से चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं। ये सीवेज पोल्यूशन स्पॉइल साउथ कोस्ट, यानी एक आपको जस्ट ड्रेन दिखाया गया है कि किस तरह से अक्सर ऐसे ही होता है कि मैंने खुद देखा है कि जो हमारे मीरपुर के ड्रेनेज हैं उनका भी फाइनल जो पॉइंट है वो इसी तरह का है, बल्कि इससे भी बदतर है कि उसमें भी इसी तरह से इंतहाई बुरी क्वालिटी का पानी जो है ना वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में आप कह लें कि सेफ़ वाटर बॉडीज़ में, फ्रेश वाटर बॉडीज़ तो एक जनरलाइज टर्म है, सेफ वाटर बॉडीज़ हमारी हैं उनके अंदर इसी फॉर्म में डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही थी किसी तरह की भी। सो unspecified number of residents living downstream of the spill who draw their drinking supplies from their private wells have protected water discolorations। ये भी एक इसी तरह का क्या है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक पाइपलाइन है दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग सीवेज दैट इज़ बीइंग डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी। चाहिए एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ओवरऑल एक फ्लो डायग्राम है। अभी डिटेल से तो इसको हम बाद में भी देखेंगे, वो स्लज के साथ मैं आपको इसकी सारी ड्राइंग बताऊंगा। लेकिन ये इसमें देखें कि प्राइमरी ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी है। सेकेंडरी और प्राइमरी के दरमियान दोबारा से ये आपस में इनको दोबारा यानी अगेन ट्रीट किया जाता है। फिर सेकेंडरी और टर्शरी के दरमियान भी होता है, देन टर्शरी ट्रीटमेंट होती है। तो देखें इनिशियली वेस्ट वाटर जब आता है, लेफ़्ट साइड पे देखें लिखा एक एरो बना हुआ है, और राइट साइड पे भी एरो है, लेकिन लेफ़्ट साइड से जब पानी इनकॉर्पोरेट होगा तो आगे देखें एक जाली सी लगी हुई है, ठीक है, इसको कहते हैं कोर डेब्रस स्क्रीन। यहाँ पर क्या होगा, कोर्स डेब्रस जो होगी वो वहाँ पर सेटल हो जाएगी, स्क्रीन से पहले ही नीचे हमने एक टैंक बनाया होता है वर्टिकल, उसके अंदर गिर जाती हैं बाय ग्रेविटी, जो डेब्रस होगी उसके अंदर गिर जाएगी। आगे स्क्रीन है लगी हुई है, उसमें क्या होगा जी, इसको हम कहते हैं सैंड एंड ग्रिट रिमूवल। सैंड एंड ग्रिट रिमूवल, जो रेत होगी और ग्रिट होगी वो वहाँ पर रिमूव हो जाएगी। इसमें जो इनिशियली जो हमने कोर डेब्रस स्क्रीन लगाई है, इसमें दीगर जो बड़े पार्टिकल हैं वो भी इसके अंदर सेटल हो जाते हैं। अब सैंड और ग्रिट रिमूवल के बाद पानी जो है वो
क्या होता है, प्राइमरी सर्कुलेशन की क्लैरिफिकेशन की तरफ जाता है, यानी काफ़ी उसके अंदर क्लैरिटी आ चुकी होती है। अब सॉलिड स्लज जो है वो चूँकि मैंने आपको बताया था कि हैवियर होता है और वो मोस्टली ऑर्गेनिक डेड मटेरियल होता है, एनिमल प्लांट के रेजिड्यूज होते हैं। वो हैवियर होने की वजह से क्या होंगे, बाय द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, सेटलमेंट हो जाते हैं। और एक स्लज डाइजेस्टर होता है जिसके अंदर स्लज के अंदर मज़ीद डाइजेशन जारी रहती है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। यानी नीचे देखें एक बहुत बड़ा टैंक है, डाइजेस्टर लगा हुआ है, वो जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैवियर है वो पानी से नीचे जा रहा है और लिक्विड जो होगा पानी वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। और वहाँ दरमियान में हमने एरिएशन की, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोब के अंदर डिक्लाइन आ गया, माइक्रोब कम थे स्लज में। इस माइक्रोब होने की वजह से उनके अंदर जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनकी कमी आ चुकी थी। हम यहाँ पर एरिएशन करेंगे और वहाँ पर बबल्स इनकारपोरेट करेंगे, ऑक्सीजन इनकारपोरेट करेंगे। उस ऑक्सीजन से क्या होगा, माइक्रोबियल लाइफ दोबारा से हेल्दी हो जाएगी और डाइजेशन करेगी। उस डाइजेशन के नतीजे में फिर स्लज प्रोड्यूस होगा। उस स्लज के दौरान क्या होगा, फिर वही मैंने आपको बताया था दोबारा से स्लज कलेक्ट होगा, ठीक है, और वो भी स्लज डाइजेस्टर टैंक के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम दो जगहों पे स्लज को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी क्लैरिफिकेशन और सेकेंडरी दोनों की स्टेजेस पे इसको हम अब जो पानी है उसमें से स्लज ऑलमोस्ट निकल चुका है, लेकिन उसमें माइक्रोबियल लाइफ बाकी है, माइक्रोब वगैरह वायरसेस वगैरह भी हो सकते हैं। फिर उसकी हम डिसइंफेक्शन करते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, यूवीज़ वगैरह। तो ये यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, माइक्रोबियल लाइफ को मुकम्मल अंदर से ख़त्म कर देंगे। आगे हमने एक न्यूट्रिएंट रिमूवल के लिए, जिसमें अगर वाइटामिन्स या न्यूट्रिएंट्स इनरिच हैं, सल्फेट्स, नाइट्रेट या नाइट्रोजीनियस या इस तरह की कोई चीज़ ज़्यादा है, दैट विल बी रिमूव्ड। और उसके बाद जो एफुलेंट्स होंगे या पानी होगा, दैट मस्ट बी रिलीज्ड इनटू द सेफर वाटर बॉडीज़। तो ये मैकेनिक्स होती है। अभी तक तो हमारे आज़ाद कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा, वरना आपको कभी ले जा कर के विज़िट कराया जाता, उसको दिखाया जाता उसकी मैकेनिक्स। बट यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये मैकेनिक्स होती है जिसके ज़रिए पानी को सेफ़ बना के आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ताकि वो जाके, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी तीन चीज़ों को, हमारी इकोनॉमिक्स को, हमारी हेल्थ को और हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान ना पहुंचाए। हेल्थ को इसलिए कि वो पानी अगर चला जाएगा कंटेमिनेटेड उन पानी, तो पानी कभी हमारा ड्रिंकेबल पानी नहीं रहेगा, क्योंकि मोस्टली इलाकों से दरियाओं का पानी उठा के उसको ट्रीट करके फिर एनिमल लाइफ होती है, वो डायरेक्ट वो पानी पीते हैं, तो उसकी क्वालिटी बुरी तरह ख़राब हो सकती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ लेक्चर। नाउ सेशन इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन। अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो यू आर वेलकम। अभी स्लज जो इसमें मैंने आपको बताया, यहाँ पर देखें ये स्लज जो है प्राइमरी क्लैरिफिकेशन और ये सेपरेट हो गया है, वेयर इट विल गो इस एंड हाउ वी शुड मैनेज इट, ये हमने अलग से देखना है। इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा, इसकी कंटिन्यूटी है अभी कि ये स्लज किधर गया है। स्लज तो हमने सेपरेट कर लिया, पानी का तो मैंने आपको बताया कि आगे सेफर है, दैट मीट्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस गाइडलाइन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इवन वो पीने के काबिल होता है। तो वहाँ वो जो पानी है वो तो चला गया, एक प्रोडक्ट तो मैंने फाइनलाइज कर दी कि दैट विल नाउ बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सेफर वाटर बॉडीज लाइक कैनाल, रिवर या डैम के अंदर you may introduce that particular water that is being filtered and purified by the plant. But what should we do with the sludge, that will be discussed later on in the upcoming lecture. So any question please? I think आपको कोई क्वेश्चन नहीं है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सॉरी सर, वो मेरे का नेट इशू था, इस वजह से जो मेरी पीपीटी है ना मिड टर्म एग्जाम की, वो मेरी फेलो rihanna@gmail.com पे आपको मिली होगी। मेरा नेट इशू था, इस वजह से